Hello students, welcome to SKI Brain Train and welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering two newspapers. One is the Hindu and the other one is the Tribune. So first of all, today starting with the Hindu, because there are not many important news in the Tribune today. So we shall be starting with the Hindu. It has got many important topics to be covered. So on the page number 1, the government has briefed that 85.5% of the active cases and 87% of the total deaths in India are concentrated in 8 states. So these 8 states are New Delhi, Telangana, Gujarat, UP, Andhra Pradesh, West Bengal. So this is what our government is saying. Government has started to find where the hotspots are and how they can plan that this disease doesn't spread out of these hotspots. Then similarly on page number 2, there is a title head: Sri Lanka requests to India for postponement of its debt repayment under the current economic scenario. श्रीलंका के ऊपर 960 मिलियंस डॉलर्स का डेट है जो कि उन्होंने इंडिया को रीपे करना है. तो इस करंट क्राइसिस में उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए और साथ में ही इन्होंने करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में भी इंडिया के साथ बातचीत की है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि हम दो कंट्रीज के बीच में सेम अमाउंट ऑफ मनी बट इनटू डिफरेंट करेंसीज एक्सचेंज कर लेंगे. कि फॉर एग्जांपल $1,000 लेट अस से इक्वल टू 52,000 रुपीज, तो 52,000 रुपीज दे दिए, बदले में 1,000 ले लिए. तो दिस इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. इसमें रीपेमेंट भी पहले डिसाइड कर ली जाती है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई चार्ज करना है वो भी जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है. तो एक तरह से कंट्रीज एक दूसरे को लोन कर रही हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. और स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट सब पहले डिसाइड होता है. करेंसी स्वैप एग्रीमेंट तो दो करेंसीज आपस में दो कंट्रीज अपनी अपनी करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर सकती हैं. मार्केट से बोरो उनको नहीं करना पड़ता. तो इट्स ए क्विक मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मनी, करेंसी स्वैप. देन अगेन ऑन पेज नंबर 2, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि एक्शन प्लान बनाइए टू कर्ब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड सॉइल. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में तो मैं आपको पिछले न्यूज एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं. और ये जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर यूजुअली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में आप लोग जानते होंगे. परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का मतलब होता है कि वंस दे आर आउट ऑफ देयर कंटेनर, they cannot be processed by the nature, they stay there forever and they bioaccumulate. इनकी बायो एक्यूमुलेशन जो है वो होती जाती है. ये फूड चेन्स में भी बढ़ते जाते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इसका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है. तो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को किस तरह से कर्ब किया जा सकता है, इसके ऊपर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो है वो बात हुई है. जहां तक सीपीसीबी की बात है, इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. 1974 के अंदर ये बॉडी जो है वो बनी थी. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर जो है वो काम करती है. 1974 में वाटर एक्ट 1974 में के तहत ये बनाई गई. इनको एयर एक्ट 1981 के अंडर भी पावर्स जो हैं वो दी गई हैं. उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर पीटीआई डेंटिंग नेशनल इंटरेस्ट. This is what Prasar Bharati has said. State broadcaster threatens to cancel subscription, says agency is anti-national. तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर ये एक आप कह लीजिए कि इल्जाम लगाया है प्रसार भारती ने. तो
तो आपको यहां पता होना चाहिए व्हाट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज प्रसार भारती। अब ये मुद्दा क्यों उठा? अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, प्रसार भारती हैज सेंट a strongly worded letter to PTI conveying its deep displeasure on Saturday. Karan, the state broadcaster's disquiet seems to have been sparked by an interview with China's ambassador to India, Sun Weidong, by the news agency. तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चाइना के एम्बेसडर के साथ एक जो है वो इंटरव्यू लिया था। इन द इंटरव्यू मिस्टर सन had put the onus of the conflict at the line of actual control in Ladakh and the subsequent clashes that killed 20 Indian soldiers on India. The onus is not on China. The Indian side crossed LAC for provocation. तो ये इंटरव्यू जो है हुई थी और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसका खंडन किए बिना, आप ज्यादातर न्यूज पढ़ेंगी, इसको एज सच छाप दिया और इसका खंडन जो है वो नहीं किया। तो इसके लिए प्रसार भारती ने कहा है कि हम आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल कर देंगे। जहां तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात आती है, ये एक आप कह लीजिए कि न्यूज एजेंसी है। न्यू दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड है, नॉट प्रॉफिट कोऑपरेटिव संस्था है। इंडिया के लगभग 500 इंडियन न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत क्रेडिबल संस्था मानी जाती है एज फार एज ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज इज कंसर्न। 1947 में ये संस्था जो है वो बनी थी और इंडिया के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, सब इनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और इनका खुद का कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है, इनसैट। तो इस तरह की एजेंसी को प्रसार भारती ने कहा है कि आपको बहुत जिम्मेदारी से जो है वो काम करना चाहिए और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट द पर्सन इज सेइंग एंड व्हाट यू हैव टू प्रिंट इन द न्यूज़पेपर। तो अब यहां पर जो दिक्कत नेक्स्ट पार्ट जो आती है, व्हाट इज दिस प्रसार भारती। प्रसार भारती आप कह लीजिए कि इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है और पार्लियामेंट की एक एक्ट के तहत इसको बनाया गया। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इसी के अंडर जो है वो आते हैं और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने प्रसार भारती एक्ट 1990 में पास किया और इस बॉडी को जो है ऑटोनॉमी दे दी गई और 1997 में ये प्रसार भारती बॉडी जो है वो बन गई। उस एक्ट की एनफोर्समेंट के बाद न्यू दिल्ली में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है और ये हमारी स्टेट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। तो इन दो एजेंसीज के बीच का टकराव जो है वो अच्छा नहीं है एज फार एज ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज इज कंसर्न। पीटीआई, आप कोई भी न्यूज पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के अंदर तो नीचे लिखा होता है पीटीआई ऑथेंटिकेट्स दैट न्यूज। तो इट इज a channel through which the authenticated news flow in Indian media. Then panel to push farm reforms in states. तो again a very important development. आपको मैं बताता रहा हूं कि जून के स्टार्टिंग में हमारे राष्ट्रपति ने 2 ऑर्डिनेंसेस जो है पास किए। ये 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो बेसिकली एक तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये 2 पास हुए। तो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है जिसमें 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि अगर स्टेट्स इन 3 इंडिकेटर्स, ये 3 इंडिकेटर्स कौन से हैं? फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 3 इंडिकेटर्स, सेंटर्स मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो पहला ऑर्डिनेंस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दूसरा ऑर्डिनेंस और तीसरा है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016। अगर इन तीनों को कोई स्टेट लेजिस्लेचर एनेक्ट करेगा तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम 2021-22 ऑनवर्ड्स। तो ये एक ऐसा मॉडल है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए तो हमारे यहां पर एग्रीकल्चर को और सेफ और बेटर बनाया जा सकता है।
इसमें से मैं आपको मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के बारे में बताऊंगा। अब लैंड लीजिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? मेरे पास लैंड है, मैंने किसी को लीज कर दी, तो अब हमारे यहाँ जो ओनर के मन में एक डर रहता है कि जो कल्टीवेटर है कि वो कहीं लैंड ग्रैब ना कर ले। तो फार्मर्स जो हैं वो लैंड को लीज आउट करने की बजाय उसको फैलो मतलब खाली छोड़ना पसंद करते हैं। अगर मोदी जी का जो प्लान है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 उसको हमने अचीव करना है, तो ये जो फार्मर के मन में लैंड को लीज आउट करते हुए डर रहते हैं, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया जिसमें लैंड लीजिंग को सिक्योर किया जा सके। जो लैंड इस डर के कारण फैलो छोड़े जाते हैं, उस लैंड को लीगल बेसिस के ऊपर जो है वो लीज आउट करके जो कल्टीवेटर है उसका भी फायदा हो, जो ओनर है उसका भी फायदा हो। तो इसलिए ये जो एक्ट लाया गया था, तो इसीलिए ये तीन चीजों को अगर कोई स्टेट एनेक्ट करती है तो उनको बहुत सारा इंसेंटिव जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो मिलेगा। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर डेक्सामीथासोन का अप्रूवल जो है वो हो गया। इससे मैंने आपको बताया था डेक्सामीथासोन जो है ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनी के टॉप के ऊपर 2 कैप लाइक ग्लैंड्स हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो कोविड-19 के पेशेंट्स में क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पाया गया यूके के अंदर कि डेक्सामीथासोन जो है वो रिकवरी रेट्स को बढ़ाता है। तो अभी तक मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता था, तो अब डेक्सामीथासोन का जो है वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे पता चला कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स में मोर्टेलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1/3 फॉर पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर एंड 1/5 फॉर पेशेंट्स ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। और ये जो ड्रग है ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर आता है। अब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या होती है? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बेसिकली WHO की एक ना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है जो ये बताती है कि ऐसी मेडिसिन जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करती है। द लिस्ट इज मेड विद द कंसिडरेशन टू डिजीज प्रिवेलेंस, उस कंट्री के अंदर डिजीज प्रिवेलेंस कैसी है, एफिकेसी, सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन। तो ये मेडिसिन एडिक्वेट अमाउंट्स में भी अवेलेबल होनी चाहिए और उस देश के अंदर इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, इनका स्टॉक हमेशा एक देश के पास होना चाहिए। तो यहीं से डिराइव होती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। WHO ने कंट्रीज के ऊपर छोड़ा है कि आप अपनी नेशनल लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो WHO की जो EML होती है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है वो एक मॉडल लिस्ट है। तो इसी मॉडल लिस्ट को ध्यान में रखते हुए हर कंट्री जो है वो हमारे यहाँ पर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो बनाती है। पहली बार 1996 में इंडिया में ये बनी थी और 2018 में 851 मेडिसिन जो हैं वो इसके अंदर डाली गई थी। तो ये ड्रग जो है वो उसके अंदर आता है। देन नेक्स्ट टाइटल अगेन ऑन पेज नंबर 9, the next title is South China Sea rights should be rooted in UN Treaty ASEAN। ASEAN के बारे में कल के न्यूज एनालिसिस में मैंने आपको बताया, वहां सुन सकते हैं। 1982 का एक UN ओशन ट्रीटी है जिसको अनक्लॉस कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो 1982 अब ये ट्रीटी क्या करती है? सी कन्वेंशन डिफाइंस द राइट्स and responsibilities of the nations with respect to their use of the world's ocean, establishing guidelines for business, environment, management of marine natural resources। तो इन सब चीजों का ध्यान अनक्लॉस में रखा गया क्योंकि चाइना की बहुत ज्यादा इंटरफीरेंस है इस समय साउथ चाइना सी के अंदर। तो जो एशियन नेशंस हैं
वो चाहती हैं कि अनक्लॉस का ध्यान रखा जाए और चाइना जरूरत से ज्यादा इंटरफियर ना करे। तो ये जो अनक्लॉस है इसी के अंदर बताया जाता है कि बेसलाइन क्या है, मतलब लैंड से आगे लैंड से आप बेस लाइन पर पहुंचेंगे, वहां से टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल होते हैं, कॉन्टिगुअस जोन जो है वो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स को बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम बेस लाइन। तो इस तरह की चीजें जो है वो अनक्लॉस में कि पानी जो है कंट्रीज के आसपास का, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किसका राइट बनता है, तो ये सब चीजें अनक्लॉस के अंदर बताई जाती हैं। देन आरबीआई एक्सटेंड्स बोरोइंग टाइम फॉर द बैंक्स। तो इसमें कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है क्योंकि पैंडेमिक का दौर चल रहा है, बहुत सारे बैंक्स के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो सेकंड पैराग्राफ में आरबीआई एज ए टेम्पररी मेजर, ध्यान रखिएगा ये टेम्पररी मेजर है, हैड इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स under the marginal standing facility scheme from 2% to 3% of their net demand and time liability with effect from 27 March 2020. Under the MSF, banks can borrow overnight funds, मतलब emergency में at their discretion by dipping into the statutory liquidity ratio. तो इसको हम थोड़ा सा टर्म बाय टर्म समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। पहली तो बात ये समझने वाली कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को समझने से पहले आप ये समझिए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब होता है कि बैंक्स को इतना पैसा, आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इतना पैसा हर वक्त अपनी तिजोरियों के अंदर बंद करके रखना पड़ता है। ये इस पैसे को बैंक्स छेड़ नहीं सकते हैं। तो एमएसएफ जो होते हैं ये एक ऐसा कि जो भी एक बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। डिमांड का मतलब मैं बैंक जाऊंगा, पैसा मांगूंगा, चेक भर के एटीएम से उनको देना पड़ेगा। टाइम लायबिलिटी मतलब जो समय के साथ मैच्योर होती है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। तो जो भी एक बैंक का, मान लीजिए बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का एनडीटीएल है, तो अभी तक बैंक्स 2% जो है वो एमएसएफ में ले सकते थे आरबीआई से। एमएसएफ को छेड़ने के लिए नहीं कहा जाता, कहा जाता है कि ये इमरजेंसी मेजर है, इसके साथ बैंक्स को ज्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब 2% की बजाय 3%, मतलब अब 3 करोड़ रुपया बैंक जो हैं वो अपनी एनडीटीएल अगर 100 करोड़ रुपया है तो उसके हिसाब से ले सकते हैं। और एमएसएफ का इस्तेमाल हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एसएलआर कोटा को भी एमएसएफ के तहत छेड़ा जा सकता है। तो इसलिए एक तो ये महंगा मिलता है, मतलब इसमें एक तरह का पीनल इंटरेस्ट भी बैंक को पड़ता है कि आपने एसएलआर को क्यों छेड़ा। एसएलआर को छेड़ना मना होता है, लेकिन एमएसएफ में एसएलआर को छेड़ा जा सकता है। और बैंक्स को पीनल इंटरेस्ट, मतलब जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए रेपो रेट पर लेना है तो इंटरेस्ट रेट कम है, एमएसएफ पर लेना है तो रेपो रेट, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा डेफिनेटली पड़ेगा। उसके बाद देन ऑन पेज नंबर 11 देयर इज ए न्यूज अबाउट, देयर इज ए स्मॉल स्निपेट्स। स्निपेट वाली साइड में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। इन न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर जियोसाइंस suggests that the dwarf planet Pluto and other large objects in Kuiper belt may have started off with liquid oceans and slowly freeze over time. तो दिस इज व्हाट दिस इंफॉर्मेशन इज सेइंग। तो इसमें जो जानने वाली बात है कि पहली बात तो ये ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। जैसे पहले आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर 9 प्लैनेट्स होते थे। अब जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो 8 माने जाते हैं। प्लूटो को निकाल के जो है वो डाल दिया ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में। तो पहली तो बात, ये प्लैनेट क्या होता है। अगर हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की डेफिनेशन के अनुसार चलें तो ये प्लैनेट इज ए बॉडी विच ऑर्बिट्स अराउंड द सन, हैज एनफ ग्रेविटी टू पुल इट्स मास इनटू ए राउंडेड शेप। इसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अपनी ग्रेविटी के कारण वो राउंडेड शेप में चला गया और उसने अपने ऑर्बिट, मतलब जिस रास्ते पर वो घूमता है उसके अंदर से ज्यादातर चीजों को या तो अट्रैक्ट कर लिया है या पुश कर दिया है अवे। तो उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है, रास्ते में कुछ नहीं है। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट्स जो हैं वो इसमें से किसी भी क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करते। तो
तो इसीलिए उनकी कैटेगरी जो है वो अलग बना दी गई। जैसे सीरस है, प्लूटो है, एरस है, होमिया है, मेकमेक है, तो ये सब जो है ये ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ गई। दो बातें, एक तो ग्रेविटी इतनी नहीं है कि ये राउंडेड शेप हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव कर सके, और इन्होंने अपना रास्ता भी क्लियर नहीं किया है जिसके ऊपर ये घूम रहे हैं। तो इस वजह से प्लूटो को जो है ये अब ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और दूसरी डेफिनेशन जो आई है वो यहां पर आई है कुपर बेल्ट। अगर हम कुपर बेल्ट की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि नेपच्यून के बाद अगले 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिस्टेंस है, नेपच्यून के बाद 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स चौड़ा ये इलाका है जिसके अंदर आईसी बॉडीज जो है वो सूरज के आसपास ऑर्बिट कर रही हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये कुपर बेल्ट है। तो ये कुपर बेल्ट के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको धीरे धीरे ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला जा रहा है। उसके बाद यहीं पर पेज नंबर 11 के ऊपर दो और इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट टाइटल था कि लीगो और वर्गो कोलैबोरेशन ने एक बॉडी को अनयूजुअल दूसरी बॉडी के साथ मर्ज होते हुए पकड़ा है स्पेस के अंदर। और the LIGO scientific and Virgo collaboration has detected an unusual compact object whose mass falls between that of typical black hole and a neutron star. तो ये बड़ी एक पजलिंग चीज है, ये एक बड़ी यूनिक डिस्कवरी है कि बाइनरी ब्लैक होल्स को मर्ज होते तो देखा था 2015 में, तब भी लीगो और वर्गो डिटेक्टर्स ने इसको पकड़ा था। लेकिन ये बड़ी यूनिक है कि द बॉडी इज समवेयर बिटवीन ब्लैक होल एंड ए न्यूट्रॉन स्टार। तो पहली तो बात, व्हाट इज दिस लीगो? लीगो आप कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा ईयर है, ये बहुत बड़ा कान है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी 2002 से ये जो है ये काम कर रहा है, और लुजियाना यूनाइटेड स्टेट्स लिविंगस्टोन के इलाके में, वाशिंगटन एंड लिविंगस्टोन के इलाके में ये एस्टैब्लिश्ड है, और ये कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ता है। तो दूर अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, कहां से वो आ रही हैं, क्यों वो पैदा हुई, तो ये सब चीजें जो हैं ये लीगो के द्वारा की जाती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्गो। ये भी एक इंटरफेरोमीटर है, मतलब एक इसी तरह का बहुत सेंसिटिव ईयर है जो स्पेस के अंदर से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ता है। तो वर्गो जो है ये बेसिकली आप कह लीजिए कि इटली के अंदर इसका लोकेशन है, और ये भी एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन है। 1993 में वर्गो की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुई थी। तो वर्गो जो नाम है ये वर्गो क्लस्टर, मतलब जो वर्गो कॉन्स्टिलेशन है उसके नाम से लिया गया, और ये दोनों मिलकर इस समय स्पेस के कोने कोने पर नजर रख के बैठते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ते हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी से हमें अंतरिक्ष के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। अब इसी के अंदर एक नाम आया है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। पहली बात ये समझिए कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ए डाइंग स्टार। स्टार जैसे हमारा सन है, स्टार्स की एक लाइफ होती है, जब इनके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार्स स्टार्ट टू डाई, दे स्टार्ट टू कोलैप्स अंडर देयर ओन ग्रेविटी। तो यहां से अलग अलग तरह की चीजें जो हैं वो बनती हैं। अब डिपेंड करता है पेरेंट स्टार के ऊपर। मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं, बड़ी सिंपल भाषा में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी पेपर में बैठ क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। पेरेंट स्टार, जैसे हम पेरेंट स्टार का मास कंपेयर करेंगे सन के साथ, इस बात को समझ लीजिएगा। इफ ए स्टार सिमिलर टू दैट ऑफ सन्स मास डाइज तो इट विल फॉर्म ए व्हाइट ड्वार्फ।
when a dying star has a mass which is 1.4 to 3 times that of sun, it will form a neutron star. Neutron is a subatomic particle. तो एक न्यूट्रॉन्स का एटम्स भी क्रश हो गए हैं और न्यूट्रॉन्स का समंदर है, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी, बहुत ज्यादा वेट छोटी जगह पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. एक स्पून के अंदर मिलियंस ऑफ टन्स हो सकते हैं. और जब when a star with a mass greater than thrice the sun's mass, a black hole is formed. तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर सी एक बात जो है वो बता दी है. और ब्लैक होल जो है वो कहते हैं एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है जिसकी ग्रेविटी से इवन लाइट कैन नॉट एस्केप. तो दैट इज व्हाई ब्लैक होल्स आर हार्ड टू फाइंड. तो ये था जी इस न्यूज में से. उसके बाद पेज नंबर 12 के ऊपर पतंजलि आयुर्वेदा हरिद्वार ने एक कोरोनिल और स्वसारी, ये दो मेडिसिन के साथ कोरोना किट नाम की एक मेडिसिन मार्केट में उतारने की कोशिश की और ये थोड़ा सा डिस्प्यूट में आ गया. और जिसमें आयुष मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि आप इसका जो प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ जो है उसको सामने रखिए. और इसमें एक टर्म आ रही है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, आरसीटी. और पतंजलि योगपीठ का कहना है कि इन्होंने आरसीटी स्टडी कंडक्ट की थी. रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स का मतलब होता है स्टडी इन विच पीपल आर एलोकेटेड एट रैंडम, रैंडमली लोगों को पिक किया टू रिसीव वन ऑफ द सेवरल क्लिनिकल इंटरवेंशंस. बहुत सारी मेडिसिन बन रही है, उनमें से कोई देंगे. और वन ऑफ दीज इंटरवेंशंस इज द स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन और कंट्रोल. तो एक जो है वो कंट्रोल ग्रुप होगा, एक को एक्चुअली में मेडिसिन दी जा रही है, दूसरे को प्लेसिबो या कह लीजिए शुगर पिल दी जा रही है, और उनके रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है. तो रैंडमाइज बाय चांस लोगों को पिक किया जाता है रैंडमली और फिर उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है. तो उसके बाद पेज नंबर 12 के ऊपर एक पूरा आर्टिकल है. आज आप लोग जरूर 13 के ऊपर जरूर पढ़िएगा, FATF के ऊपर. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ग्रे लिस्ट के बारे में बताया था. तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं. द FATF इज द लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग. और ध्यान रखिएगा, कॉम्बैटिंग द टेरर, फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये दो इनके मेन काम होते हैं. और on 28 September 2001, the UN Security Council has also passed a new resolution which added a previous 1919 resolution which barred links to any group or individual connected to Taliban, Al-Qaeda. तो ये आप देख लीजिए कि दुनिया में अब जैसे पाकिस्तान को इस समय ग्रे लिस्ट के अंदर रखा है. दिक्कत क्या है, पाकिस्तान अपने यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग को नहीं रोक पा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ये पैसा जो है वो पहुंचता है. तो FATF एक ऐसा ग्रुप है जो कि काम करता है इंटरनेशनल लेवल के अंडर के ऊपर, UN सिस्टम का पार्ट नहीं है. ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है, उनके एम्बिट में काम करता है. और 1989 में शुरू हुआ आफ्टर डिसीजन बाय मेंबर्स ऑफ G7 एंड द यूरोपियन कमीशन. और FATF का मेन काम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT मतलब कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. तो इन दो चीज़ों में, इन दो सेक्शंस में ये प्राइमरीली काम करता है. और कलर कोड जैसे ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ये बता रखा है. ओनली ईरान एंड नॉर्थ कोरिया आर ऑन द ब्लैक लिस्ट, वाइल 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सीरिया, यमन, आइसलैंड, जमैका, मॉरिशियस, ये सब ग्रे लिस्ट के जो हैं वो अंदर हैं. और इंडिया बिकेम ए ऑब्जर्वर इन ग्रुपिंग इन 2006 एंड वाज इंडक्टेड एज ए फुल मेंबर इन 2010. तो ये FATF के बारे में था. तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस को ध्यान से सुना कीजिए. जो मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आसपास बताता हूँ उसको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं. सो अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दिया कीजिए. आई विल ट्राई टू आंसर देम एज मच एज पॉसिबल. सो स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, हैव ए गुड डे. थैंक्स अ लॉट.